हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएचएम के कंप्लीट रिवीजन के बारे में। एक वीडियो के अंदर ही हम एसएचएम के सारे फॉर्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और जहाँ जहाँ से भी किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मोस्टली देखो एसएचएम से एक क्वेश्चन नीट के अंदर आता है और एक क्वेश्चन से लगाकर दो तीन क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जिसको हर एवरेज बच्चा कवर कर सकता है। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। इसको पढ़ने पे बेनिफिट है, आप फिजिक्स में अच्छे से स्कोर करोगे और मोस्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए अपन बात करते हैं एसएचएम की। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इसलिए। तो एसएचएम के अंदर हम दो टाइप की, वैसे हम जनरली दो टाइप की मोशन पढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट होती है पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन क्या होती है कि जब आप एक टाइम इंटरवल के अंदर किसी मोशन को रिपीट करते रहते हो, उसे बोलते हैं पीरियडिक मोशन। जैसे कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट है वो मोशन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कोई घड़ी है वो चलती रहती है, उसके सुइयाँ चलते रहते हैं, उसे बोलते हैं पीरियडिक मोशन। मोशन रिपीटेड इन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की, हिंदी के अंदर दोलनी गति। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि पीरियडिक मोशन अक्रॉस ए मीन पॉइंट। यहाँ पे एक मीन पॉइंट होता है ऑसिलेटरी मोशन में, जिसमें लिमिटेड टाइम पीरियड में मोशन होती रहती है। ठीक है, ये तो ये होता है ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि गिटार को स्ट्रिंग करते हैं, गिटार बजाते हैं तब, या फिर स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग की जो मोशन होती है या स्प्रिंग के ऑसिलेशन होते हैं उसको ऑसिलेटरी मोशन में इंक्लूड करते हैं। अब जैसे कि आगे हम बात करें एक लाइन की कि ईच ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियडिक मोशन बट एवरी पीरियडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। ये एक लाइन है जो कभी कभार आपको क्वेश्चंस में मिल सकती है कि जो हर ऑसिलेटरी मोशन होती है वो एक पीरियडिक मोशन होती है, लेकिन हर पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होती है। क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर ये जरूरी होता है कि एक मीन पोजीशन हो। चलिए अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। ये तो हो गई एक जनरल इंट्रोडक्शन इसका। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है एसएचएम। एसएचएम क्या होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। दो टाइप की एसएचएम हम मोस्टली डिस्कस करते हैं। एसएचएम मीन्स मोशंस अराउंड मीन पोजीशन, वही लिमिटेड टाइम पीरियड में या फिर जो फिक्स इंटरवल टाइम इंटरवल है उसी के अंदर मोशन करना, बट एक मीन पोजीशन के अक्रॉस मोशन करना। मोशन है वो ये जो अपनी एसएचएम है वो दो टाइप की हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होती है लीनियर एसएचएम, जैसे कि आप स्प्रिंग की मोशन को बोल सकते हो लीनियर एसएचएम। और सेकंड होती है एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में आप पेंडुलम को इंक्लूड कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं एक स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स की, क्योंकि हम लीनियर मोशन मोशन को मोस्टली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और मीन पोजीशन की साइड होता है। मीन पोजीशन की साइड होता है, इसलिए यहाँ पे जो साइन आता है वो आता है नेगेटिव। और यहाँ पे y का मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट, f है फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। अब अगर f इसके प्रोपोर्शनल है तो एसलेशन भी इसके प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे माइनस का मतलब यही है कि ये मीन पोजीशन की साइड होता है। अब वैसे ये काम कहाँ आता है, तो देखिए ये जो इक्वेशन है वो काम आती है एसएचएम की इक्वेशन को फाइंड करने में। आपको नीट के प्रीवियस ईयर में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जहाँ पे एसएचएम की इक्वेशन फाइंड करना होता है। पहले ज़्यादा पूछे जाते थे ऐसे सवाल। तो देखो मैं आपको एक नीट 2010 का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जहाँ पे एसएचएम की इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सबसे एंड के अंदर डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी ये एवरेज स्टूडेंट के लिए थोड़ा समझना पॉसिबल होता है, थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, इसलिए एंड के अंदर डिस्कस करूँगा। यहाँ पे अपन इम्पोर्टेंट बात का डिस्कस करते हैं जो मोस्टली अभी के एग्जाम्स में पूछी जा रही है। चलिए सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन में स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। तो जो एसएचएम होती है, एसएचएम के अंदर एक मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन के अंदर ऐसे जाते हैं तो ये पॉजिटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की तरफ बढ़ता है और यहाँ पे इधर से नेगेटिव एम्पलीट्यूड। ये देखो ये ऐसे मोशन होती है। चलिए
यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज हम मीन पोजीशन से काउंट करते हैं। कोई भी डिस्टेंस है वो मीन पोजीशन से लिया जाता है। एसएचएम के अंदर टोटल पाथ लेंथ की अगर हम बात करें, एसएचएम का टोटल पाथ कितना लंबा होता है, तो वो होता है a प्लस ए 2a। ठीक है। अब अगर हम वन कंप्लीट ऑसिलेशन करते हैं, वन कंप्लीट ऑसिलेशन मीन्स इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर वापस इधर आया। ठीक है। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन में वर्क डन होता है 0, क्योंकि एक क्लोज लूप बना लेता है। क्लोज लूप के अंदर आप जानते ही हो कि क्या होता है, वर्क डन 0, और टोटल डिस्टेंस कवर होती है 4a। टोटल जो डिस्टेंस है वो 4a कवर होती है। एक बार यहाँ से जाता है, एक बार यहाँ से जाता है, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए ये। तो आप ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये जनरल इंट्रोडक्शन होता है तो नीट में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको अपने माइंड में रहना चाहिए अगर आप एसएचएम के बेसिक में वीक हो तो। चलिए आगे हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सब के फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं। तो इनके लिए एक टेबल दी हुई है यहाँ पे। टेबल के अंदर क्या है, देखो मैंने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया है। अगर टी के फॉर्म में इसका फॉर्मूला देखना है तो वो हम यहाँ पे देखेंगे एक्स के फॉर्म में। एक्स होता है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है मेन पोजीशन से, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है, तो वो सारा। और ये जो फर्स्ट है वो है ग्राफ। चलिए तो अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है वो साइन थीटा का होता है। साइन थीटा का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, आपको मालूम होना चाहिए। और साइन थीटा का ग्राफ अगर आप देखोगे तो टी के फॉर्म में इसका आता है x बराबर a साइन ओमेगा टी फॉर्मूला। x के फॉर्म में इसको x ही लिखते हैं, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, एम्पलीट्यूड जितना है। एम्पलीट्यूड से ज़्यादा थोड़ी जा सकता है। अब जैसे कि यहाँ मीन पोजीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना एम्पलीट्यूड जितना जा सकता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जितना ही हो सकता है। अब यहाँ से मान लो एम्पलीट्यूड से कम डिस्टेंस है तो उसको बोल देते हैं x, और यहाँ पे ये हो गया a कंप्लीट डिस्टेंस। चलिए आगे हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी के फॉर्मूलाज को अगर हम डिस्कस करें तो वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो कोस थीटा का होता है, और कोस थीटा का ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कोस थीटा का ग्राफ है जिसके अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला टी के फॉर्म में होता है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, और एक्स के फॉर्म में इसका फॉर्मूला जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है और याद रखना है, v बराबर ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है v बराबर ओमेगा ए। ओमेगा ए कैसे आएगा, जब आपकी जो x है, x की वैल्यू a के इक्वल हो जाएगी, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा ओमेगा ए। चलिए अब आप पूछोगे कि ये t के फॉर्म में फॉर्मूला और x के फॉर्म में फॉर्मूला कैसे हेल्प करते हैं क्वेश्चन में। तो देखो जैसे क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होती है वैसे हमको इन फॉर्मूलाज को पुट करना होता है। कभी कभार क्वेश्चन के अंदर हमको ओमेगा नहीं दिया जाता, ओमेगा छुपा लिया जाता है। तो जब ओमेगा छुपाएगा वो, तो हम इन इक्वेशंस से कुछ a दे देता है, t दे देता है, x दे देता है, लेकिन ओमेगा नहीं देता है। तो ओमेगा की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुटअप करके ओमेगा की वैल्यू निकालनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में ओमेगा हाइड करता है। चलिए तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। आगे हम एसलेशन और फोर्स की बात करते हैं। तो एसलेशन का ग्राफ भी साइन थीटा का होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट नेगेटिव पे जाता है। तो एसलेशन का जो ग्राफ है उससे फॉर्मूला निकल के आता है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। एसलेशन का सेकेंड फॉर्मूला निकल के आता है x के फॉर्म में, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एसलेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है a ओमेगा स्क्वायर a। चलिए फोर्स की बात करते हैं। फोर्स कुछ नहीं होता है, F बराबर ma होता है। तो यहाँ पे मास से हमने ज़्यादा डिवाइड कर दिया है, बस यहाँ पे मास ज़्यादा आ गया, बाकी सारे फॉर्मूले एसलेशन के जैसा ही है। चलिए ये फॉर्मूला भी आप अच्छे से लर्न कर लेगा क्योंकि ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसलेशन और फोर्स का। ये पूरी सारणी इम्पोर्टेंट है, आपकी रूम के अंदर कहीं ना कहीं चिपकी हुई होनी ही चाहिए।
या फिर आपके माइंड में आपको याद भी होनी चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में जो नीट 2017 में पूछा गया था। इसको हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्या बोलता है, ए पार्टिकल एक्सिक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड दे रखा है 3 सेंटीमीटर। व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर, जब उसकी x का वैल्यू 2 है, फ्रॉम द मीन पोजिशन, मीन पोजिशन से जो भी डिस्टेंस दे रखी है वो क्या होती है, x। तो यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। ये बोल रहा है कि इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो हमको सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है कि इसकी वेलोसिटी को इसके एक्सेलरेशन के इक्वल कर देना है। देन इट्स टाइम पीरियड इन सेकेंड। तो हमको इसका टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। दोस्तों ये ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। ऑप्शन थोड़े से टफ हो सकते हैं लेकिन आप ध्यान रखिएगा। और बाकी मैंने आपको बताया ही है कि मैक्सिमम जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ओमेगा हाइड करता है, ये अलग से मैं आपको बता रहा हूँ। ओमेगा हाइड करता है तो आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से निकाल सकते हो। जो भी ओमेगा के फॉर्म में इक्वेशन दे रखी होती है जैसे A sin ओमेगा t, उनसे आप निकाल सकते हो। फिर जो भी आपको नेसेसरी फॉर्मूला लगता है वो अप्लाई कर सकते हो। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के अंदर आपको A है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे रखा है। आप सब जानते हो कि हमने क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, v बराबर ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है a बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अपन v और a को आपस में इक्वल कर देंगे। a और x की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू रखेंगे 3 और x की वैल्यू रखेंगे 2। तो ओमेगा की वैल्यू निकल आएगी। ओमेगा और t टाइम पीरियड के अंदर एक रिलेशन होता है। t बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। t बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो फिर टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा t बराबर 2 पाई अपॉन रूट 5 अपॉन 2, यानी कि 4 पाई अपॉन रूट 5 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनसे आपको घबराना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया B। ठीक है, तो B इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज सॉल्यूशन फॉर इट। इसका सॉल्यूशन भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, नज़र घुमा लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ पॉइंट के बारे में। ये जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट से π/2 रेडियन से आगे रहती है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई रेडियन आगे रहता है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से π/2 रेडियन आगे रहता है। इसका मतलब क्या है, जब आप फेजर डायग्राम्स बनाते हो तब ये आपको हेल्प करता है। आई थिंक आप मैक्सिमम क्वेश्चन है वो फेजर डायग्राम से ही सॉल्व करते हो, तब आपको हेल्प करेगा। बाकी कभी कभार स्टेटमेंट के फॉर्म में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है उसके अंदर π/2, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में π/2, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में पाई का। ठीक है ना, ऐसे ही सिंपल सा एक फंडा है, π/2 का डिफरेंस है जो आपको माइंड रखना है। चलिए, तो ये हो गया और इस स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिए अच्छे से। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से π/2 रेडियन आगे होती है और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई रेडियन आगे रहता है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं हम एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन SHM। SHM के हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ और ये फोर्स को डिस्कस कर लिया। अब हम एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ kx²। यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू जो आपने प्रीवियस फॉर्मूले में पढ़ी है, x बराबर A sin ओमेगा t प्लस फाई रखोगे। फाई यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है, फाई 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है, अगर आप x की वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो आपका फॉर्मूला निकल के आता है PE बराबर
हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो के होता है, के होता है रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला होता है यहाँ ओमेगा बराबर रूट एम अपॉन के से निकल के आता है के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला जो डेराइव करके निकल के आता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आपको जो ये फाइनल फॉर्मूला है वो याद रखना है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सारे राज छुपे हैं। राज क्या क्या छुपे हैं इसके अंदर देखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं के, और बाकी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हो गया आपके फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन है वो इस पे बेस आते हैं, क्योंकि x की वैल्यू दे रखी है, k की वैल्यू कहीं ना कहीं m और m और ओमेगा से छुपा लेता है वो। तो पोटेंशियल एनर्जी के फाइनल दो फॉर्मूले हो गए, u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर और हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आगे हम इसके ग्राफ की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आता है ये वाला यू शेप का। इसके अंदर क्या है, टकला उल्टा, ठीक है। मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है, मैक्सिमम नहीं होती, जीरो होती है। यहाँ पे देखिए मीन पोजीशन है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ये आपको माइंड रखना है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड प्लस ए और माइनस ए पे होता है। इधर माइनस प्लस कैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे हमने क्या देखा था, x देखा था, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड के इक्वल ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। चलिए आगे हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का जो फर्स्ट फॉर्मूला एसएचएम के अंदर पढ़ा जाता है वो यहाँ से निकल के आता है। वैसे तो हाफ एम वी स्क्वायर आपको पता होगा, v के वैल्यू अगर हम ये पुट करें ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो रूट वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपको अच्छे से याद करना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर को आप लिख सकते हो के, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के कोष्टक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहीं पे अगर आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है फॉर्मूले के अंदर, ओमेगा और उस एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो v की जगह आप लिख दो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस 5। तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला निकल के आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। चलिए, तो दो फॉर्मूले हो गए काइनेटिक एनर्जी के जो आपको याद होने चाहिए एसएचएम के अंदर। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों, या तो क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या फोर्स से या एक्सेलरेशन से, या फिर आता है काइनेटिक एनर्जी से, और एक क्वेश्चन होता है वो स्प्रिंग से फिक्स होता है। तो एक तो यहाँ से आता ही है, या तो इक्वेशन पे आएगा या यहाँ से आएगा। चलिए, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है वो टकला शेप होता है, ऐसे सीधा सा। चलिए ठीक है, जो मीन पोजीशन होती है उस पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पे क्या होता है कि एक पार्टिकल के पास पूरा पावर होता है कि हाँ अब तो मैं दौड़ूंगा, खूब दौड़ूंगा, तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है काइनेटिक की मीन पोजीशन पे। तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ भी रिकॉग्नाइज करने के लिए आ जाते हैं। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब हम बात करते हैं एसएचएम के अंदर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो E बराबर हो गया हाफ के ए स्क्वायर, E बराबर हाफ के ए स्क्वायर। इसकी जो एसएचएम की टोटल एनर्जी निकल के आती है वो होती है हाफ के ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कहीं भी x नहीं है, तो ध्यान रखिएगा पॉइंट की टोटल एनर्जी होती है एसएचएम की वो x पे डिपेंड नहीं करती है। पार्टिकल कितना डिस्टेंस मीन पोजीशन से गया है उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है m पे, ओमेगा पे और a पे।
क्योंकि के को आप क्या लिखोगे, के का फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इसका फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है। जो पहले 2001 से पहले के नीट था, जो आरपीवीटी थी, उनके अंदर ये टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ लेते थे। लेकिन अब थोड़ा सा अपडेट कर दिया है सिस्टम। अब क्या करते हैं कि वो कुछ दे देते हैं, इक्वेशन दे देते हैं और कुछ दे देते हैं, उनका वैल्यू दे देते हैं और फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले नहीं पूछते, थोड़ा प्रचलन चला गया है। लेकिन याद जरूर रखिए आप। आगे देखिए, एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये अगर आपका बेसिक ज़्यादा ही कमज़ोर है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/t के इक्वल होती है, 1/आवर्तकाल या टाइम पीरियड के इक्वल होती है। और जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है t बराबर 2π/ओमेगा। स्प्रिंग के अंदर हम एक टाइम पीरियड का और फॉर्मूला पढ़ते हैं, t बराबर 2π√m/k। और जैसा कि मैंने अभी बताया है कि n क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t। तो n इक्वल टू हो गई n इज इक्वल टू 1/2π√k/m। चलिए आगे हम स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं। अपना जो 2 सेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट सेशन था जिसके अंदर, सॉरी 3 सेशन। फर्स्ट सेशन था जिसके अंदर मैंने आपको इक्वेशन की बात की थी। सेकंड सेशन था जिसके अंदर मैंने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की बात की। और थर्ड सेशन था जिसमें मैंने आपको एनर्जी की बात की। फोर्थ सेशन है जिसके अंदर हम स्प्रिंग सिस्टम की बात करेंगे। अब देखो, स्प्रिंग सिस्टम के अंदर एक फॉर्मूला सब जानते हैं कि स्प्रिंग सिस्टम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ पे के नाम का एक स्प्रिंग कांस्टेंट आता है। के के बारे में थोड़ी सी बात करें तो के होता है वो रेडियस और लेंथ ऑफ स्प्रिंग या लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उतना ही कम के होता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। एक स्प्रिंग के अंदर वर्क डन कैसे होता है, जैसे कि एक स्प्रिंग थी वो एल लेंथ की थी, लेकिन इसको मैंने L2 लेंथ तक स्ट्रेच कर दिया है, खींच लिया है। तो फिर उसमें जो वर्क डन होगा वो होगा W इज इक्वल टू हाफ के L2² - L1²। ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे ही बेस क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं नीट में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्प्रिंग के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू हाफ के कोष्टक L² - L1², ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं स्प्रिंग पेंडुलम की। स्प्रिंग पेंडुलम क्या होता है कि जैसे कि एक स्प्रिंग होती है जिस पे किसी मास को लटका दिया जाता है और इसको ऑसिलेट किया जाता है। स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t बराबर 2π/ओमेगा, यानी कि t बराबर 2π√m/k। फॉर्मूला याद रखिएगा स्प्रिंग पेंडुलम का, और आप जानते ही हो अगर आपको n निकालना है तो 1/t कर देना है। एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप चांद पर भी स्प्रिंग पेंडुलम को ले जाओगे तो भी टाइम पीरियड वही होगा, क्योंकि ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखिए कि स्प्रिंग पेंडुलम ग्रेविटी से फ्री होता है, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। जो भी खेतिहर मजदूर होते हैं, जिसके भी फील्ड है, उसने तो अपना एक स्प्रिंग पेंडुलम देखा ही होगा कि जो बड़ी बड़ी बोरियां होती हैं उनको तोलने के लिए 100 किलो की बोरी होती है, स्प्रिंग पेंडुलम ही पहले यूज करते थे। चलिए, तो ध्यान रखिएगा चांद पे भी आप अगर स्प्रिंग पेंडुलम को ले जाओगे तो टाइम पीरियड में कोई भी फर्क नहीं आएगा। चलिए, एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, 2 मास होते हैं जिनको एक स्प्रिंग से बांध दिया जाता है के कांस्टेंट की, तो फिर उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड होता है t बराबर 2π√μ/k। म्यू होता है कंबाइंड मास, यानी कि हिंदी में सम्मानित द्रव्यमान, और म्यू मीन्स होता है m1 m2/m1 + m2, क्योंकि उसके अंदर ओवरऑल हम मास लेते हैं जो दोनों को मिला करके आता है, सम्मानित आता है, जो उसके द्वारा फील किया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, काफ़ी बार एक बार एग्जाम में ये पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता दूं
कि अगर आपको ऐसा कहीं सिस्टम दिखे, दो स्प्रिंग है, सॉरी एक स्प्रिंग है जिसके आसपास दो मास बंधे हुए हैं और टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी पूछे तो आपको फिर वहाँ पे म्यू लेना है, कंबाइंड मास यूज करना है। एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एक मास है वो रेस्ट में है, ये मास है वो ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि एक स्प्रिंग है जिसके आसपास जिसके दोनों सिरों पे दो मास बंधे हैं, एक है वो रेस्ट है, इसको मैंने बांध दिया है ओनली फॉर यही ऑक्सिलेट कर रहा है, तो फिर टाइम पीरियड क्या होगा? तो फिर ध्यान रखिए टाइम पीरियड वही होता है जो ऑक्सिलेट कर रहा है। तो ओनली फॉर M1 के कारण ही टाइम पीरियड निकल के आएगा, यहाँ पे M2 नहीं आएगा। अगर ये बोल देना M2 रेस्ट में हो तो फिर आपको ओनली फॉर टाइम पीरियड के अंदर वो वाला ही मास यूज करना है जो ऑसिलेट कर रहा है, वो यूज नहीं करना है जो रेस्ट में है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये इस कंडीशन का ही एक अपडेटेड वर्जन है ये। चलिए, वैसे मेरा स्टोरेज लो हो जाता है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये MB लगती है, इसलिए। चलिए आगे हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग को कैसे कैसे बांध सकते हैं। अगर हम स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन की बात करें तो फर्स्ट आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सिंपली क्या होता है कि एक स्प्रिंग है, उसके अंदर पहली स्प्रिंग बांध दी, सॉरी पहली स्प्रिंग यहाँ पे बांध दी, सेकंड भी उससे बांध दी, फिर मास बांध दी। यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन को अच्छे से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको लिख के नहीं देता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे आपको पहचानना पड़ता है कॉम्बिनेशन है कौन सा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे थोड़ी सी निगाहें डाल लीजिए कि जो लेंथ बढ़ती है वो दोनों की बढ़ती है, बराबर नहीं बढ़ती है, ये ध्यान रखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटर जैसे हम लेते थे ना, वैसे ही इनको सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकल के आता है 1/Ks इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, फिर ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं। टाइम पीरियड निकल के आता है, फिर टाइम पीरियड आता है तो T बराबर 2π√m/K करते थे, वहाँ पे हम Ks ले लेंगे, जो भी रिजल्टेंट आया है K उसका यूज कर लेंगे। यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन के अंदर आपको लेंथ दे दी जाती है, लेंथ में कंपैरिजन करने को दे दिया जाता है, तो K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है उसकी लेंथ के। तो ऐसे आप K1 L1 से इसका रेशियो निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानोगे तो आपकी जो एक्स इक्विवेलेंट आएगी, जो लेंथ आएगी, वो दोनों को ऐड करने के इक्वल आएगी, क्योंकि आप इसको और इसको ऐड करोगे तभी तो पूरी लेंथ आएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का ये एक अच्छा तरीका होता है कि लेंथ है वो दोनों को ऐड करने के बाद आती है, जो इसकी टोटल लेंथ है वो। चलिए आगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे दिखता है, आपको डायग्राम दिख रहे होंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे शो होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ ऐसे कॉम्बिनेशन में दोनों की लेंथ एक साथ नहीं बढ़ती ऐसे, जैसे कि अगर इसको आप दबाओगे तो ये कम हो जाएगी, इसको दबाओगे तो ये ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा। सीरीज सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो रिजल्टेंट के निकल के आता है वो आता है K1 प्लस K2। नॉर्मली जैसे इनको ऐड कर दिया हो K को, ऐसे उन स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड करने के इक्वल हो जाता है। जैसे आप ओमेगा होता है √K/m होता है, तो ओमेगा निकाल सकते हो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, बस उस रिजल्टेंट Kp की वैल्यू रख देनी है आपको। चलिए, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, आपको अच्छे से ध्यान होगा। वैसे तो आप देखो, ये जो रिवीजन की सीरीज होती है वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जिनने पहले चैप्टर को पढ़ रखा होता है। एकदम नए स्टूडेंट होते हैं, उनको एक बार में समझाना पॉसिबल नहीं होता, ये बस आपके रिवीजन के लिए है। क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि देखो, वो लेंथ और K के बीच में आपको फंसाता है, तब आप क्या करोगे? आप इतना सा जानते हो K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, तो K1/K2 इजिकल टू आप करोगे L2/L1, इतना सा आपको करना है। K1 L1 इजिकल टू K2 L2, इससे आप उनका रेशियो निकाल लोगे K1 K2 और L1 L2 का, फिर आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। चलिए आगे हम देखते हैं सिंपल पेंडुलम
दोस्तों सिंपल पेंडुलम के बारे में मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूँगा आप इससे अदर वीडियो में। अगला वीडियो मैं बनाऊँगा जो सिंपल पेंडुलम के बारे में होगा, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो अभी ये बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए हाँ, हमारा जो एक क्वेश्चन बच गया था, वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक फाइनल क्वेश्चन बच गया था एसएचएम की इक्वेशन से रिलेटेड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। द मोशन ऑफ द पार्टिकल कोरोस्पोंड टू। पार्टिकल की मोशन कैसे होगी? सिंपल हार्मोनिक, 2010 का क्वेश्चन है ये। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन पाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा अपॉन 2 पाई। डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन का। चलिए तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ये है इसका सॉल्यूशन। आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स इजिकल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे आप इसमें थोड़े से ये बदलाव करोगे या फिर बदलाव नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि यहाँ पे x दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, इसको पहले वेलोसिटी में कन्वर्ट कीजिए। वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको v इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी टी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी निकल के आएगी ए ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। फिर वेलोसिटी को आपको एक्सेलरेशन में चेंज करना होगा, क्योंकि आप जानते ही हो फोर्स इजिकल टू माइनस एक्स, तो वहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है माइनस में है, एक्स के प्रपोजनल है या नहीं। अगर प्रपोजनल है तो वो एसएचएम है, नहीं है तो नहीं है। तो देखिए आप एक्सेलरेशन निकाल के आइए। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप करोगे ए इजिकल टू डी वी अपॉन डी टी, फिर जो एक्सेलरेशन है वो निकल के आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर ए कोस 2 ओमेगा टी। यहाँ पे जब आप देखोगे कि ए है वो माइनस एक्स के प्रपोजनल नहीं है, इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये कोई भी एसएचएम नहीं है। तो 2010 में इस क्वेश्चन का आंसर था सी, कि ये कोई भी एसएचएम शो नहीं करती है, और इसका जो सॉल्यूशन था ये। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एसएचएम के अंदर जो भी हमने 3 टाइप के सेशन थे, 4 टाइप के सेशन थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं। सिंपल पेंडुलम की बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। चलिए एक बार इसको अच्छे से पेजेस को देख लेते हैं। तो हमने देखो सबसे पहले एसएचएम की बात की थी, मोशन की बात की थी, फिर एसएचएम देखी, फिर यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की बात की। यहाँ पे एक क्वेश्चन था वो मैंने फाइनल में सॉल्व कर दिया था। मीन पोजीशन के बारे में बताया मैंने आपको। फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स की बात की। फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया 2017 का। फिर कुछ स्पेशल पॉइंट थे, वो एनर्जी को डिस्कस किया एसएचएम में। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, देन टोटल एनर्जी, फिर फ्रीक्वेंसी के कुछ पॉइंट, स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात की। सिंपल पेंडुलम के 2-4 केसेस भी बता दिए थे। सीरीज कॉम्बिनेशन, देन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की, और फाइनल अपनी सिंपल पेंडुलम के बारे में मैं आपको अगले चैप्टर में डिस्कस करूंगा या फिर अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये जो अपना एक क्वेश्चन बच गया था उसको भी अपन ने डिस्कस कर लिया। आई होप अब आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, अच्छे से आपको एक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नीट एक्सप्लोरर के साथ बने रहिए, नीट एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही रिवीजन के वीडियो मिलते रहें।